आपके सामने क्वेश्चन है, द डुअल नेटवर्क ऑफ द फिगर शोन बिलो कंसिस्ट ऑफ। तो यहाँ पे ये नेटवर्क दिया गया। अगर आपको डुअलिटी थ्योरम के बारे में पता है तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर लेंगे। ऑप्शन ए बी सी डी, 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में बताइए क्या होगा। चलिए तब तक मैं आपको बताता हूँ डुअलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें क्या होता है आपका कि जो रेजिस्टेंस होता है उसे आप कन्वर्ट कर देते हो कंडक्टेंस में, है ना। एक इंडक्टर को आप कन्वर्ट कर देते हैं कैपेसिटर में, और एक वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट कर देते हैं आप करंट सोर्स में, और केवीएल की जगह अप्लाई होता है केसीएल। ठीक है, तो यहाँ पर इट विल बी कन्वर्टेड इन 3 फैरेड, it will be converted in 2 Henry, or it will be converted in 10 एम्पियर करंट सोर्स। तो देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट ए, करंट सोर्स ऑफ 10 एम्पियर, ठीक है, इंडक्टर ऑफ 2 हेनरी, ठीक है, एंड ए कैपेसिटर ऑफ 3 फैरेड। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगर आप इस सर्किट को बनाएंगे तो ये सर्किट आपको ऐसे मिलेगा। सीरीज़ है तो इसे शंट में आप कन्वर्ट कर देंगे। थ्री फैरेड, 2 हेनरी, 10 एम्पियर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इंड्यूस्ड 150 वोल्ट व्हेन द करंट चेंजेस एट द रेट ऑफ 3 एम्पियर पर सेकेंड। तो क्या होता भाई, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आपको दिया गया है। ठीक है, तो वी एल आपको 150 वोल्ट दिया है, डी आई बाई डी टी आपको 3 एम्पियर पर सेकेंड दिया है। एल आप अब आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। इट विल बी एल विल बिकम 150 हेनरी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, जितनों ने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है, ठीक है, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The next question है, the voltage across a 15 ohm resistor in the circuit shown below will be। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसके अक्रॉस वोल्टेज बताना है कितना लग रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, अप्लाइंग केवीएल। इस पूरे लूप में आप एक अप्लाई कर लो केवीएल। तब तक मुझे आप कमेंट में आंसर बताइए। -100 प्लस 4i प्लस 6i प्लस 15i इक्वल्स टू 0 विच इज़ इक्वल्स टू 100। तो ये आ गया आपका 25i, देन आई विल बिकम 4 एम्पियर। ठीक है, तो इसके अक्रॉस कितना लगेगा अब आप किसी के भी अक्रॉस निकाल सकते हैं। यहाँ पर 16, यहाँ पर 24 और यहाँ पर 60। तो 15 के क्रॉस पूछा है तो V बराबर हो गया 60 वोल्ट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। टॉर्क डेवलप बाय मोटर वाइल रनिंग एट 150 RPM is 206 Newton meter. The shaft torque available is
200 न्यूटन मीटर, द आयरन एंड द मैकेनिकल लॉसेज इन व्हाट आर? ऑप्शन नंबर ए 300 पाई, ऑप्शन नंबर बी 250 पाई, ऑप्शन नंबर सी 150 पाई, ऑप्शन नंबर डी 500 पाई। तो क्या होगा इसका आंसर आपको बताना है, बताएं कमेंट में। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको घुमा फिरा कर, मतलब कुछ खास नहीं है, आप बड़ी आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए आपको पहले पॉइंट ना एक पता होना चाहिए कि भाई अगर ये आपकी मोटर है, ये रोटेट कर रही है, ठीक है, और यहाँ पर ये आपका शाफ्ट है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर टॉर्क मिल रहा है 206 न्यूटन मीटर का और शाफ्ट पे आपको 200 न्यूटन मीटर का मिल रहा है, यानी आपको दिख रहा है कि 6 न्यूटन मीटर के टॉर्क का हमारा क्या हो गया, लॉस हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 6 न्यूटन मीटर के टॉर्क का हमारा क्या हुआ है, लॉस। तो आपको पावर टॉर्क बराबर क्या होता है, P बाय ओमेगा, ये भी ओमेगा एस, P बराबर टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो आप लॉस आसानी से निकाल सकते हो। जब आपको टॉर्क 6 पता चल गया और ये पाई आपको कितना दिया हुआ, 1500 आरपीएम आपको यहाँ दिया हुआ है, जबकि आपको इसे क्या करना है, रेडियन पर सेकंड में देना है। ये मतलब 2 पाई एफ NS ओवर 60, 6 इंटू 2 पाई इंटू 1500 डिवाइडेड बाय 60। ये कितना बन गया हमारे पास, ये हमारे पास आएगा, इसे सॉल्व करने पर इट इज़ 50 पाई, 6 इंटू 50 पाई विच इज़ इक्वल्स टू 300 पाई। इतने वॉट का हमें क्या हुआ, लॉस। ऑप्शन नंबर, ये जो आपको बता रहा है, यानी ये 6 न्यूटन मीटर का टॉर्क का लॉस किस चीज़ में हुआ, आयरन एंड मैकेनिकल लॉसेस में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द कॉयल ऑफ ए शेडेड पोल इंडक्शन मोटर, ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज हाईली इंडक्टिव, कैपेसिटिव, रिपल्सिव या रेजिस्टिव। देखिए जब आपको पता है एक बात का, भाई ये शेडेड पोल मोटर है, वो भी आपको इंडक्शन वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल हो गया, और इंडक्शन किसकी वजह से होता है, इंडक्टर की वजह से होता है, जो अपने आप में कैसी प्रॉपर्टी रखता है, इंडक्टिव इन नेचर, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपको इसका पहले से पता है, आंसर है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि शेडेड पोल मोटर के अंदर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक शेडेड रिंग होती है इसके अंदर, क्योंकि देखिए एग्जाम में बहुत टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक शेडेड रिंग दी जाती है, फ्लक्स को स्प्लिट करने के लिए हम यहाँ पर एक शेडेड कॉइल का इस्तेमाल करते हैं। ये किसकी बनी होती है, बताओ मेरे को कमेंट करके। इट इज मेड अप ऑफ कॉपर रिंग, ठीक है। और ये कॉयल है तो इंडक्टिव होगी, सिंपल सी बात है। इसे आप सेकेंडरी वाइंडिंग मोटर की भी कह सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ मोटर, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, शेडेड पोल मोटर की डायरेक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते। ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। चलिए तो ये पॉइंट्स आप सब माइंड में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए हाँ, इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लेता है
कि इसमें जो फील्ड रोटेट होती है वो कहाँ से कहाँ होती है। तो याद रखें ये अनशेडेड पोर्शन है ना, ये वाला अनशेडेड है और इस वाले पार्ट को हम कहते हैं शेडेड। तो यहां पर ये जो फील्ड है ये रोटेट करती है अनशेडेड टू शेडेड पोर्शन। बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक केटल इज डिजाइन फॉर। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इलेक्ट्रिक केटल की पावर रेटिंग कितनी होती है बताएं। देखो इसका होता है सिंपल सा ऑप्शन नंबर ए, 2 से 3 किलोवाट। ठीक है, 2 से 3 किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following is the best describe a laser light? Monochromatic, coherent, dichromatic, non-coherent, dichromatic, coherent, monochromatic, non-coherent। बताएं। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है, मोनोक्रोमेटिक होता है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है इसके पास वन वेवलेंथ कलर होता है, वन वेवलेंथ, एक वेवलेंथ के कलर होगा, मतलब एक वेवलेंथ होगी तो उसी हिसाब से इसका कलर होगा। कोहेरेंट का मतलब होता है, ठीक है, जो वेवलेंथ है लेज़र का वो इन फेस होता है स्पेस और टाइम में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर वी नॉट का आपको बताना है वोल्टेज कितना होगा। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, और आपको दे रखा है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डायोड इस 0.3। बस आपको अप्लाई लगा देना है, अप्लाई KVL इन लूप। तो माइनस का 20 प्लस का 0.3 प्लस वी नॉट इक्वल्स टू 0। सो वी नॉट बराबर 20 माइनस 0.3 इक्वल्स टू 19.7 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव नेगेटिव क्यों लिया आपको पता है, ये पी जंक्शन है, ये एन जंक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। According to Lenz law, which of the following are the parameter of cause and effect respectively? Motion of conductor and magnetic field, change of flux and induced EMF. Option C, induced EMF and change of flux, magnetic field and the motion of the conductor। क्या होगा? कौन सा पैरामीटर ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रेस्पेक्टिवली? देखो, अगर आपका चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, लेंज लॉ E इज इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ये नेगेटिव साइन जो है आपको यहाँ दिख रहा है, इट विल बी रिप्रेजेंट द लेंज लॉ।
यहाँ पर ये क्या है, चेंज ऑफ फ्लक्स, और इसकी वजह से हो रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, अपने इस कॉज का अपोज करेगा, ये इफेक्ट अपने कॉज का अपोज करेगा। तो ये है कॉज और ये है इफेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, किस चीज़ को फॉलो करता है, एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following statement about the armature reaction of an alternator with unity power factor is not true, है ना। तो कौन सा है इसमें, नॉट ट्रू। मैक्सिमम ऑफ द फंडामेंटल वेव ऑफ फील्ड विल बी अपोजिट टू द पोल सेंटर। ठीक है, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन एमएफ इज डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द मेन फील्ड, बिल्कुल सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेटर एंड द फ्लक्सेस ऑफ अल्टरनेटर विद जीरो फेज डिस्प्लेसमेंट, ये भी सही है। ठीक है, देखो 30 डिग्री का कहीं से कहीं नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर राइट है। आपको पता होना चाहिए एक मिनट गाइस, मुझे लगता है ये कुछ ऊपर नीचे हो गया। एक मिनट, हो गया, करेक्ट हो जाता है ऐसा भी कभी कभी। इसी पेज पे थे अपन। सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो आपको अपने माइंड में रखनी है वो क्या है, आपको सबके बारे में पता होना चाहिए। नेचर ऑफ लोड एग्ज़ाम में आ जाता है, नेचर ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, अगर आपसे बोला जाए यूनिटी पावर फैक्टर है तो नेचर कैसा होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, और अगर आपका जीरो पावर फैक्टर, कमेंट करके आप बताते रहो साथ के साथ, पावर फैक्टर लैगिंग हो तब नेचर कैसा होता है, डीमैग्नेटाइजिंग। और अगर लीडिंग हो, जीरो पावर फैक्टर लीडिंग, ये होता है आपका मैग्नेटाइजिंग। अब इन दोनों का आप मेरे को बताएंगे, अगर लैगिंग पावर फैक्टर होगा और लीडिंग पावर फैक्टर होगा, कमेंट करके आप मेरे को बताओ क्या होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए, ये राइट नहीं है, बाकी सारी चीज़ें आपकी सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेज इंक्रीजेज ड्यू टू द इम्प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन। ठीक है, कौन कौन से लॉसेज होते हैं, बहुत आसान है। अगर देखिए ल्यूब्रिकेशन का काम क्या है, फ्रिक्शन को कम करना। ठीक है, फ्रिक्शन लॉसेस को कम करना, और ल्यूब्रिकेशन प्रॉपर नहीं होगा देन द फ्रिक्शन लॉसेस विल इंक्रीजेस। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, है ना। तो यहाँ पर ये जितने भी स्ट्रे लॉसेज हैं, फ्रिक्शन और विंडेज, इसमें ये भी पूछ लेता है किसका पार्ट होता है। देखो विंडेज और फ्रिक्शन जो होते हैं ये कौन से लॉस होते हैं, स्ट्रे लॉसेस। ठीक है, ये कौन से लॉस होते हैं, कांस्टेंट लॉस। कॉपर लॉस कौन से होते हैं, डायनामिक लॉस।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके आंखों के सामने। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सिलेंड्रिकल टाइप सिंक्रोनस जनरेटर एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्या होगा बताएं। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा। चलिए देखते हैं भाई। सिलेंड्रिकल टाइप में क्या होता है आपका, नंबर ऑफ पोल्स अंडर कंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क इज हायर द सुटेबल फॉर गैस टर्बाइन। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि इनका जो द नंबर ऑफ पोल्स अंडर सच ए कंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क इज हायर एंड द सुटेबल फॉर गैस टर्बाइन। बिल्कुल सही बात है भाई। इनका क्या होता है, आपका जो एक्सियल लेंथ होती है वो बड़ी होती है, डायमीटर लेंथ कम होती है, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब इसे हाई स्पीड पे रोटेट कर सकते हैं। और स्पीड अगर हाई होगी तो नंबर ऑफ पोल्स क्या होगा, ठीक है। आप यहाँ पर सिलेंड्रिकल, ठीक है, तो नंबर ऑफ पोल्स अंडर सच कंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क इज हायर सुटेबल फॉर गैस टर्बाइन। नेक्स्ट है, एक मिनट, यहाँ क्या क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बोला ना यार। तो देखो हायर नहीं होंगे, क्योंकि देखो स्पीड अगर हायर होगी तो नंबर ऑफ पोल्स कम होने चाहिए, तो ये पॉइंट गलत होगी। तो नंबर ऑफ पोल्स अंडर सच कंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क इज लेस दैन सुटेबल फॉर हाइड्रोलिक एंड ऑयल टर्बाइन। नहीं, ये भी पॉइंट गलत है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क इज सुटेबल फॉर हाइड्रोलिक स्टीम, नहीं। नंबर ऑफ पोल्स इज लेस सुटेबल फॉर स्टीम टर्बाइन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ओनली। देखो तो लैंग्वेज को इसमें देखो थोड़ा सा घुमाया गया है, बाकी कुछ नहीं है। अगर आप थोड़ा क्वेश्चन को यहाँ पर इस पॉइंट पर और यहाँ चीज़ों में थोड़ा मिस कर जाएंगे तो गलती हो सकती है, बट ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देखो जब यहाँ पर क्या होगा सभी को पता है, हाई स्पीड के लिए यूज़ करते हैं और स्टीम टर्बाइन 3000 आरपीएम तक जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर व्हेन वर्किंग इन द सैचुरेशन रीजन एक्ट डैश एंड इन द कट ऑफ रीजन एक्ट एज डैश। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। क्या होगा इसका राइट आंसर? सैचुरेशन रीजन में क्या होता है, देखो आपको पता होना चाहिए भाई। J1 J2 हमारे फॉरवर्ड बायस्ड होते हैं, कट ऑफ रीजन में J1 J2 हमारे रिवर्स बायस होते हैं। तो इसमें तो बिहेव करते हैं ये क्लोज स्विच की तरह, और इसमें बिहेव करते हैं ये ओपन स्विच की तरह। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कांस्टेंट लोड करंट फॉर ए 230 वोल्ट सिंगल फेस एनर्जी मीटर is 20 ampere at a unity power factor. If the meter disk makes 230 revolution for 2 hours, the meter constant will be। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। मीटर कांस्टेंट आपको फाइंड आउट करना, बहुत आसान है, चलिए करते हैं मिलकर। मीटर कांस्टेंट क्या होता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 आवर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ किलोवाट इन 1 आवर। पहले पावर निकाल लो, वी आई कॉस फाई 4.6 किलोवाट, ठीक है। तो 2 घंटे में भाई नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 2 घंटे के आपको दिए गए,
2300 है, 1 घंटे में कितने हो जाएंगे आपके? 1150, है ना। बस अब तो कुछ भी नहीं बचा। मीटर कांस्टेंट आप फाइंड आउट कर सकते हो बड़ी आसानी से। 150 डिवाइडेड बाय 4.6 विच इज इक्वल टू 250 रेवोल्यूशन पर किलोवाट आवर। ठीक है, 1 मिनट, यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है, चलिए सब कुछ ठीक है, एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कितना हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following method of lightning calculation can be used for the rough calculation in the checking purpose? A, B, C, D. Watt per square meter method, point to point method, Lumen method या light flux illuminance method। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए इसका आंसर क्या है, बहुत आसान है, वाट पर स्क्वायर मीटर मेथड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ल्यूमन मेथड का एक और नाम है, याद रखिएगा, इसे लाइट फ्लक्स मेथड भी कहते हैं। और ये पॉइंट टू पॉइंट मेथड भी आप सबने पढ़ रखा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इन चीज़ों से परेशान नहीं होना है, नाम ही बदला है, चीज़ वही है जो आपने पढ़ रखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए ये तो बहुत आसान है यार, मैं बहुत, इसका आंसर तुरंत मिल जाना चाहिए मेरे को कमेंट्स में। z बराबर 3 + 4j, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडमिटेंस? ए बी सी डी क्या होगा? वन बाय जेड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है, और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन एज ए लेंथ ए बी सी डी दिया गया है, तो आप सबको पता है भाई क्या होता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन लेंथ में कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना। और इसमें कैपेसिटेंस इफेक्ट को नेग्लेक्ट करते हैं, शंट इफेक्ट नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो उसके बाद क्या होती है? ये है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। और मोर देन 250 किलोमीटर इट विल बी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो इसमें आप कौन से पैरामीटर यूज करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, है ना। और इसमें अपन यूज करते हैं कौन से? लम्प्ड पैरामीटर, है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल इसमें राइट है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू इवेलुएट ए बी सी डी। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑफर रिसीव्ड अगेंस्ट एन इंक्वायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर फैक्टर इज हाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है, तो यहाँ पर देखो हर टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट, ये टेस्ट कहाँ पर होता है?
कंडक्टिंग एट LV साइड, और HV साइड को अपन क्या करते हैं, ओपन। एक टेस्ट की मदद से हमें क्या क्या फाइंड आउट मिलते हैं, इसकी वजह से हमें मिलते हैं आयरन लॉसेस या कांस्टेंट लॉस फाइंड आउट करते हैं इससे, है कि नहीं। और इसे नो लोड पावर फैक्टर, ठीक है, नो लोड पावर फैक्टर मतलब यहाँ पे कोई भी आप लोड नहीं लगाते, इसलिए यहाँ आपका लो पावर फैक्टर होता है, योर पावर फैक्टर विल बी लो। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी कॉइल जो है, देखो इसका कारण, आपको देखो चीज़ें पता होनी चाहिए। LV साइड पर आप कंडक्ट कर रहे हो और HV साइड आपका ओपन है ना, यानी ये प्योरली प्योर, यानी आपने यहाँ कोई लोड नहीं लगाया, तो यहाँ सिर्फ लोड कैसा है, एक इंडक्टर, इंडक्टिव, प्योर इंडक्टिव। और जब इंडक्टिव होगा देन व्हाट विल हैपन, योर पावर फैक्टर विल गेट पुअर, लो, ठीक है। तो इस कारण से सिंपल सी बात पता चल गई कि ओपन सर्किट टेस्ट में तो हमारा क्या रहता है, पावर फैक्टर पुअर रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। और यहाँ पर क्या करते हैं, इसे कंडक्ट करते हैं HV साइड, है ना, और LV साइड को हम शॉर्ट सर्किट करते हैं, ठीक है। और वोल्टेज अप्लाई करते हैं फुल वोल्टेज का 5 से 10%, फुल लोड वोल्टेज, है ना। सो दैट जब LV साइड को आप शॉर्ट सर्किट करोगे देन व्हाट विल हैपन, योर पावर फैक्टर इज यूनिटी, ठीक है ना, यहाँ पे यूनिटी रहता, हाई रहता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरा डिटेल में आपको बता दिया हूँ, हर चीज़ पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। द रेड लाइट emitted बाय ए रूबी लेजर इज ऑफ वेवलेंथ ABCD, क्या होगा? देखो इसका सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर बी। कुछ चीज़ें आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो छोड़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज, करंट बट नॉट पावर। बिल्कुल सही बात। देखो सिर्फ और सिर्फ लीनियर सर्किट पर अप्लाई होती है, ठीक है, ये इसकी लिमिटेशंस में है। अगर कोई भी चीज़ नॉन लीनियर है, अब पावर है, पावर का फंक्शन v², पावर इज ए फंक्शन I², दोनों कैसे हैं, पैराबोलिक, मीन्स लीनियर, नॉन लीनियर। जब आप यहाँ कैलकुलेशन करोगे आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, ठीक है। तो यहाँ पर पावर पर नॉट एप्लीकेबल है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट है। कहाँ कहाँ एप्लीकेबल, आपका लीनियर सर्किट हो, इट इज़ एप्लीकेबल, बाइलेटरल हो, इट इज़ एप्लीकेबल, मोर देन वन, एप्लीकेबल है, और सबसे इम्पोर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होल्ड करता हो, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को भी होल्ड करता हो। कि ये सारे की सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चले आगे, BH curve is also known as Curie point curve, B open circuit characteristic, C hysteresis loop, ऑप्शन डी मैग्नेटाइजेशन कर्व। बताइए।
है ना, ये इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। तो ये है आपका ऑल्सो नॉन एज मैग्नेटाइजेशन कर्व। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए, तो ये वाला पार्ट आपका रिटेंटिविटी, ये वाला बी पॉइंट जो है 0 से बी, इसे हम क्या कहते हैं, रिटेंटिविटी। और यहाँ पर ये वाला पॉइंट 0 से सी पॉइंट, इसे हम क्या कहते हैं भाई, कोर्सिविटी, है ना। और यहाँ पर ये वाला पॉइंट कौन सा है, ए, सैचुरेशन पॉइंट। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पता होनी चाहिए। जितना बड़ा एरिया होगा इस कर्व का, उतना ही ज़्यादा आपका एनर्जी लॉस होगा। लेस एरिया, लेस एनर्जी कंजप्शन। ठीक है, तभी जो ट्रांसफार्मर कोर है वो सब स्टील से बनाए जाते हैं, क्योंकि उसका जो BH कर्व का एरिया आता है वो कम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट while compiling information on the tender evaluation sheet format, which of the following is not of a special attention? A, B, C, D. Assurance to replace defective supplies, name of the supplier, terms of delivery, packaging, forward charges. ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो नेम ऑफ द सप्लायर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the salient pole construction is suitable for running low speed prime mover. Which of the following suits the best explanation for the above segment? देखो, अभी मैंने आपको बताया था ये सैलिएंट टाइप जितने भी होते हैं, रोटर जो होता है उसमें जो पोल्स होते हैं दे आर प्रोजेक्टेड आउटसाइड, बाहर की तरफ, सो दैट देयर डाया इज लार्ज, बट एक्सियल लेंथ अगर आप इनकी लेंगे, ये वाली लेंथ, इट इज शॉर्ट। एक्सियल लेंथ यहाँ पर क्या होती है, कम होती है, सो दैट जब ये एक्सियल लेंथ कम होगी, डाया बड़ा होगा, तो इसकी स्पीड होगी लो। डाया बड़ा होने पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, वो स्पीड आपकी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ पोल्स आपके क्या होंगे, इंक्रीजेस। सो इसलिए इसका यूज करते हैं हाइड्रो पावर डैम में, पावर डैम। कितना होता है स्पीड, 300 RPM। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे। In single phase induction motor, the auxiliary and the running winding are spaced dash electrically apart, 90 degree, 360 degree, 270 degree या 180 डिग्री। क्या होगा इसका राइट आंसर? A, B, C, D, 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखो, सिंपल सी बात है, आपने अगर टॉर्क इक्वेशन में पढ़ा हो φ1 φ2 साइन लैम्डा, तो अगर ये स्टेटर का फ्लक्स है, ये रोटर फ्लक्स है,
मतलब अगर आपके पास दो डिफरेंट फ्लक्स हैं और आप मैक्सिमम टॉर्क चाहते हैं तो दैट एंगल मस्ट बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इसलिए अपन क्या करते हैं यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, आपका जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है और जो मेन वाइंडिंग है इनके बीच में 90 डिग्री इलेक्ट्रिकली अपार्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसमें एक और चीज़ याद रखना, आर ए एक्स ए मस्ट बी ग्रेटर देन आर एम एक्स एम। ठीक है, रोटर। ठीक है, इट विल बी एक्स ए आर एम एक्स एम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। If the distance between two parallel current carrying conductor is a triple, then the magnitude of the force between them will। ठीक है, डिस्टेंस आप अगर ट्रिपल कर देंगे तो यार देखो सिंपल सा है, फोर्स क्या होती है, म्यू ओवर 2 पाई, दोनों कंडक्टर I1 I2 ओवर डी। अब डिस्टेंस और फोर्स इनके बीच में इन्वर्सली रिलेशनशिप है, अगर आप से ट्रिपल कर देंगे 3 टाइम्स तो ये 1/3 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, घट जाएगी। इफ द डिस्टेंस इंक्रीजेस योर फोर्स विल बिकम डिक्रीजेस। ठीक है, which of the following is not an important outcome of estimation? A B C D। इट गिव्स क्वालिटी मैनेजमेंट। एस्टिमेशन का कितना वेस्ट मटेरियल अवॉइड करना है, कितना बजट रहेगा, कौन सा मटेरियल लेना है, क्वालिटी मैनेजमेंट इसका पार्ट नहीं होता। ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए अलग से मैनेजमेंट प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ता है, एस्टिमेशन में ये चीज़ नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is true regarding the AC distribution system and DC distribution system? क्या है, in DC distribution system voltage drop is due to resistance only। बिल्कुल सही बात है, फ्रीक्वेंसी 0 होता है इसमें, XL XC यहाँ पर नहीं होते, इम्पिडेंस नहीं होता। इन AC distribution system voltage drop is due to resistance only, no, total wrong। भाई वोल्टेज ड्रॉप इसकी वजह से भी होता है और वोल्टेज ड्रॉप इसकी वजह से भी होता है और वोल्टेज ड्रॉप इसकी वजह से भी होता है, और वोल्टेज ड्रॉप टोटल इम्पिडेंस। ठीक है, तो ये बी तो नहीं है, बी यहाँ है, बी यहाँ है, ऑप्शन कट। इन AC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द इफेक्ट ऑफ इंडक्टेंस इज ऑलवेज, गलत बात, क्यों ऐसे कर देंगे, तो सी भी गलत है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर बिल्कुल ए जो है बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब ये डीसी का सबसे बड़ा क्या होता है एडवांटेज, इसमें एब्सेंस होती है किसकी, स्किन इफेक्ट, वोल्टेज सर्ज और इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन लाइन। नेक्स्ट चलेंगे, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एक कैपेसिटर of capacitance C farad is connected in parallel with the resistance of R and a voltage applied across the circuit. If the current flowing through the resistance is IR and the current flowing through
द कैपेसिटर इज इक्वल टू आई सी, देन द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज। यार ये तो बहुत आसान है। आई आर बराबर क्या हो जाएगा भाई, पैरेलल में आई सी बराबर क्या हो जाएगा, 1/V, V बराबर एक्स सी इक्वल टू सी वी, बिल्कुल सही है। दोनों करंट यहाँ पर आई सी है, के सी एल लगा दो, वी आर प्लस जे ओमेगा सी वी, तो 1/R प्लस जे ओमेगा सी, है ना, यही होगा इसमें। ठीक है, अब पॉइंट यहाँ पर क्या है कि ओमेगा सी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और सबसे बड़ी बात, जब आर और सी होंगे देन एंगल विल बी 0 से बड़ा, बट 5 एंगल विल बी लेस देन 90। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना। देखो इस सर्किट में कुछ भी नहीं था, आप डायग्राम पढ़ के भी स्टेटमेंट से बना सकते हो, ये है बस, इसी को अप्लाई करना है। टोटल करंट आई आर आई सी, सॉरी ये कैपेसिटर है, मैंने इंडक्टर बना दिया जोश में, कभी कभी हो जाती है गलती। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग is not an disadvantage of direct laying method? Maintenance cost is high, heat can be dissipated easily, it cannot be used in congested area, localization of the fault is difficult. ठीक है, not an disadvantage of direct laying method, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, हीट कैन बी डिसिपेटेड ईजिली, तो ये इसका डायरेक्ट लिंक मेथड में सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ही एक अच्छा एडवांटेज है, डिसएडवांटेज नहीं। आपको खुद ही दिख रहा है भाई, डिसएडवांटेज पूछ रहा है। कॉस्ट अगर हाई है तो वो तो ऑलरेडी एक डिसएडवांटेज है। इट कैन नॉट बी यूज्ड इन कंजेस्टेड एरिया, ये भी एक डिसएडवांटेज है। लोकलाइजेशन ऑफ फॉल्ट, ये भी डिसएडवांटेज है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे भी टैकल कर सकते हो रीजनिंग के थ्रू। फॉर हाई लोड फैक्टर फॉर द गिवन मैक्सिमम डिमांड, द नंबर ऑफ जनरेटेड यूनिट इज मोर लेस इनफाइनाइट इक्वल। क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो लोड फैक्टर क्या होता है आपका? एवरेज डिमांड मैक्सिमम डिमांड। सो लोड फैक्टर अगर आपका हाई है देन व्हाट विल हैपन? ठीक है, मैक्सिमम डिमांड तो मैक्सिमम रहेगी, आपकी एवरेज डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब कहने का ये है, एवरेज डिमांड क्या होती है आपकी? अगर आपको पता है, नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। Number of unit generated is more, so your load factor will also more. Option number A is the right answer. ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लोड फैक्टर ऑलवेज लेस देन 1। चलिए नेक्स्ट बताएं। फाइंड द पावर डिलीवर बाय द वोल्टेज सोर्सेस। पावर देखो यार बहुत आसान है, 2 एरो आपको हवा में दिख रहे हैं। फाइव + 2 मल्टीप्लाई बाय 2
14 वाट। तो देखिए पावर जो है इसमें पॉजिटिव पर एंटर हो रही है, नेगेटिव से बाहर जा रही है, तो यहाँ पर पावर जो ये एब्जॉर्ब्ड कर रहा है, बट एग्जामिनर पूछ रहा है आपसे पावर डिलीवर। तो याद रखें P एब्जॉर्ब प्लस P डिलीवर इक्वल्स टू 0 होता है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइन में होते हैं। अगर एब्जॉर्ब पॉजिटिव है तो डिलीवर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड द फ्रीक्वेंसी, क्या होगा बताएं। ऑप्शन ए बी सी डी, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। बहुत आसान है, आपको निकालना है एम्पलीट्यूड वी एवरेज 2Vm ओवर पाई 200 ओवर पाई 127.4 वोल्ट, वेयर फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 2 पाई 100 ओवर 2 पाई। Creeping adjustment in single phase energy meter are done by A, B, C, D, providing two holes diametrically opposite in the rotating disc. ठीक है भाई, आपको आप लोड भी यूज नहीं कर रहे, फिर भी आपका मीटर क्या है, बहुत स्लोली रेंग रहा है, क्रीप कर रहा है, क्रीपिंग है ना, इसी को कहते हैं। तो यहाँ पर आप एल्यूमिनियम डिस्क में डायनामेट्रिकली ऐसे अपोजिट दो होल्स करेंगे, देन योर क्रीपिंग एडजस्टमेंट विल बी डन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, along a straight line the current carrying conductor the magnetic field at any point क्या होती है भाई, जाहिर सी बात है ये है, इसके चार तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। ठीक, along a straight line अगर आपसे निकालने के लिए बोले सेम इसी डायरेक्शन, देन मैग्नेटिक फील्ड इज 0। ठीक है, अलॉन्ग द लाइन ऑफ स्ट्रेट, ठीक है बिल्कुल। अरे सॉरी, इसमें पॉइंट पूछ रहा है आपसे कि टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड, यार नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम 0। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपको एक कॉइल L in parallel with R, the आपसे current flowing through the resistor inductor this, then the value of the current drawn from the supply। देखिए बिल्कुल AC एनालिसिस वाला है क्वेश्चन, बहुत आसान है। R L IR IL I, so I will become IR square plus IL square। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is true about a parallel RLC circuit। देख लेते हैं,
y बराबर क्या होता हमारा 1/r प्लस 1/xc प्लस 1/xl, इट इज़ 1/r प्लस 1/, ऐसे लिख लेते हैं ना, जैसा स्टैंडर्ड फॉर्म चलता है। ये होता है j ओमेगा l प्लस 1/j ओमेगा c, ये ऊपर चला गया। ये इसमें से कॉमन ले लो बाहर j, तो व्हाट विल हैपन, ओमेगा c, ये माइनस का होगा ऊपर j, 1/ओमेगा l, 1/r प्लस j, ये क्या हो जाएगा सक्सेप्टेंस bl। तो देखो bl सक्सेप्टेंस यहाँ नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इंडक्टिव सक्सेप्टेंस विल बी ए नेगेटिव वैल्यू, ऑप्शन नंबर डी is the right answer. Next, a voltage ET 200 sin 1000 T is applied across RLC circuit where R 40 ohm, L 0.13 Henry, C 10 microfarad. What is the value of the total impedance of the circuit? A 40 ohm, B 60 ohm, C 70 ohm, D 50 ohm। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या है, ये कैलकुलेटिव टाइम लगेगा पूरा का पूरा, बहुत ठीक है, कैलकुलेशन लेगी आपकी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन को देखो सबसे पहले कि आपकी जो कोई भी फिगर राउंड ऑफ में नहीं आ रही, मतलब यहाँ कैलकुलेशन जो भी होगी वो, अब z है तो z बराबर क्या हो रहा है आपका r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर हो रहा है कि नहीं, यही है। तो यानी कहीं ना कहीं ट्रिपलेट लग रही है, तो मे बी देयर विल बी ए 4 और देयर विल बी ए 50, क्योंकि यही है जो पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल हो रही है। तो इसे ट्राई कर लेते हैं। लेकिन जब R40 दे दिया है, एक 4 दे दिया है 40, तो अगला क्या होगा, ये 30 के अराउंड आएगा और इन दोनों का सम 50 के अराउंड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आप ऐसे ट्राई करके देख सकते हैं और आपको यही आंसर मिलेगा लगभग। ठीक है गाइस, देख लेते हैं, कहीं ऐसा ना लगे मैं तुक्का मार रहा हूँ, है ना। तो कर लेते हैं इसे। इट विल बी ओमेगा एल, ओमेगा एल। तो आपको ओमेगा दे रखा है 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.13 विच इज़ इक्वल्स टू 130 ओम। चलिए XC कितना दिया गया है, 1/ओमेगा c विच इज़ इक्वल्स टू 1000 इंटू 10 का पावर -6 विच इज़ इक्वल्स टू 100 ओम। बिल्कुल सही। और इन दोनों का नेट माइनस करके कितना हो जाएगा, देखिए 30 आ गया कि नहीं आ गया। तो ऐसे करके अगर आप दिमाग दौड़ाएंगे ना एग्ज़ाम में, तो औरों से बहुत ज़्यादा लीड ले जाएंगे। ठीक है, तो इसका कितना होता है 50 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 50। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। मुझे कमेंट में आप इसका आंसर देंगे।